अभी तक हमने 12 फंड देख लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 21 डेज सीरीज में, टॉप 21 फंड्स की सीरीज में 13वें फंड की। यहाँ पे अभी तक हमने जो 12 फंड देखे हैं उसमें मैंने हर तरीके के फंड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें लार्ज कैप भी हो चुका है, मिड कैप भी हो चुका है, फ्लेक्सी कैप भी हो चुका है, स्मॉल कैप भी हो चुका है, मल्टी कैप भी हो चुका है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर हमें पीएसयू फंड यानी सेक्टर वाइज फंड में, सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उस तरीके के भी फंड हमें बता दीजिए। तो मैंने आज उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फंड रखा हुआ है। मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ पीएसयू फंड की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, जिसमें हम देखेंगे जो लोग भी यहाँ पे सेक्टोरियल वाइज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फंड कैसा है। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। मैं यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। एनएवी की बात करें 35.79 की इसकी एनएवी चल रही है। डायरेक्ट ग्रोथ का ये फंड है। यहाँ पे अभी इसको कोई भी रेट नहीं किया गया है, कोई भी यहाँ पे इसको रेटिंग नहीं दी गई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इसकी एमसी हो जाती है। लॉन्चिंग डेट की बात करें जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीएससी पीएसयू इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न वाइज की बात कर लेते हैं। अभी तक इसने 12.23 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है और फंड कैटेगरी इसकी थीमेटिक पीएसयू है। ये थीमेटिक पीएसयू इसकी कैटेगरी हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.86 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बेंचमार्क बीएससी पीएसयू इंडेक्स था और इसकी जो कैटेगरी है वो थीमेटिक पीएसयू है। फंड साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5,258 करोड़ का इसका फंड साइज है। ओपन एंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड, रिटर्न ग्रेड यहाँ पे अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है डेटा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल भी 500 का यहाँ पे आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें 0.50% का यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा अगर आप यहाँ पे 1 महीने के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में माइनस में रिटर्न गया है -1.14, 3 साल में 40.06, 5 साल में 31.91 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 1 साल में ना तो कैटेगरी एवरेज ने अच्छा परफॉर्म किया है, ना ही इस फंड ने। लेकिन अगर हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो कैटेगरी एवरेज का जो यहाँ पे -5 का रहा है, इसका -1 का रहा है, दोनों माइनस में रहे हैं, बट यहाँ पे इसका थोड़ा कम माइनस में गया है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं 6 महीने में 1.88, 1 साल में 52.9, 2 साल में 32.9, 3 साल में 25.7 और 5 साल में 12.6 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? रोलिंग रिटर्न कमेंट बॉक्स में बताइए। ईयरली रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 2020 में -9.41 माइनस में रिटर्न चला गया, 2021 में 33.8, 2022 में 30.4, 2023 में 55.7, 2024 में 24.9 यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एसआईपी वाइज रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 10.05, 3 साल में 35.92 और 5 साल में 46.21 का एसआईपी रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज फंड मुझे बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगा, ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्मर है। तो देखिए मैंने सारे रिटर्न आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। मुझे एवरेज परफॉर्मर लगा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रिटर्न वाइज आपको कैसा ये फंड लगा है और कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एसेट एलोकेशन 95.41 का यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, डेट में 0.10, अदर्स में 4.49 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं। एनर्जी में 42.17, फाइनेंशियल में 27.59, कैपिटल गुड्स में 9.93, इंश्योरेंस में 7.66, मेटल्स एंड माइनिंग में 5.49 और अदर्स में 7.16 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे आपको एनर्जी में देखने को मिल रही है, फिर फाइनेंशियल में देखने को मिल रही है। बाकी रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, मेटल एंड माइनिंग में है और अदर्स में 7% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप में लगभग 80% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में 11.50, स्मॉल कैप में 2.65 का इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लार्ज कैप में हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाईएस्ट एक्सपोजर किस कंपनी में है तो मई 2025 का डेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13.25 का एक्सपोजर देखने को मिलता है। वहीं अप्रैल 2025 का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13.06
4.3 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मई 2025 के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कम किया गया है, बट अभी भी हाईएस्ट एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। रिस्क रेशियो, फंड हाई वॉलिटिलिटी दिखा रहा है, बीटा मॉडरेट वॉलिटिलिटी दिखा रहा है, और शार्प रेशियो ठीक है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, रिटर्न वाइज भी अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है, बट वॉलिटिलिटी इस फंड में है, देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे वॉलिटिलिटी को थोड़ा सा झेल सकते हैं तो PSU फंड के लिए एक अच्छा फंड हो जाता है। तो जो लोग भी PSU में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ये फंड हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं। वॉलिटिलिटी होती क्या है कि जब मार्केट अप डाउन होगी तो उसमें आपका पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फंड मुझे सही लगा, रिटर्न वाइज अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिटर्न ये देगा। आपको कैसा लगा ये फंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।